नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनर्वसन योजना में होने वाली पात्रता के विषय में। सर, विकास नियंत्रण नियमावली, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, DCR के अंदर पात्रता के क्या नियम दिए गए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी है जो लोगों को समझनी चाहिए। और जो लोग अपने घर भाड़े पे वगैरह दिए हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ समझनी चाहिए और उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो उसका रूल क्या है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंदर जो उस झोपड़ी में रहते हैं, यानी उसे कच्चे मकान बोले जाते हैं, उस कच्चे मकान में रहते हैं, उन लोगों की डॉक्यूमेंट अगर डेटम लाइन, मतलब जो सरकार ने निर्धारित किया है समय सीमा की, जैसे 1/1/2000 के पहले के दस्तावेज हैं, तो उनकी पात्रता होगी। और जिस समय सर्वे होगा वो व्यक्ति वहाँ उस घर में उपस्थित होगा, उस चीज़ की एंट्री की जाएगी और वो व्यक्ति उसके बाद डॉक्यूमेंट है वो पात्र होगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हमारे नाम पे घर है तो हमारी पात्रता होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ अलग है। यहाँ कुछ चीज़ अलग है। जैसे कि मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, उस झोपड़ी में मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैंने वो झोपड़ी रेंट पे दी या किसी को रहने के लिए दिया हूँ। रेंट पे नहीं दिया हूँ तो किसी को रहने के लिए दिया हूँ, या अपने कुछ किसी खास लोगों को, दोस्त को या रिलेटिव्स को। और मैं कहीं और रहता हूँ, चाहे मुंबई शहर के बाहर या मुंबई शहर के अंदर। और जिस झोपड़ी को मैंने किसी को दिया उसके अंदर मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 95 के पहले के, 2000 के पहले के, सब पुरावे हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति वहाँ रहता है, मतलब जिसको मैंने रखा है, भाड़े पे दिया या कुछ भी, यदि उसके भी डॉक्यूमेंट वहाँ के एक 2000 के पहले के पुरावे सिद्ध होते हैं, वो व्यक्ति आपका दोस्त है, भाड़ोत्री है या कोई भी है, और सर्वे करते समय उस व्यक्ति का नाम यदि परिशिष्ट 2 एनेक्सर 2 में समाविष्ट है, तो वो व्यक्ति उस रूम के लिए पात्र सदस्य माना जाएगा। ये DCR 3310 का नियम है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होता है कि सर, मैं गांव में था, मेरे घर थे वहाँ पे, और जो घर में रहता था उसका नाम आ गया। तो देखिए, सरकार द्वारा बोला गया है कि जो व्यक्ति जो घर में रहता है, प्रत्यक्ष रह रहा है, जिस समय सर्वे होगा, उस व्यक्ति और उसके डॉक्यूमेंट्स यदि 1/1/2000 के पहले के हैं, अथवा अभी तो 2018 का भी प्रावधान आ चुका है कि 2011 तक के भी अगर उसके डॉक्यूमेंट है 1/1/2011 के बाद भी, तो सशुल्क पात्रता होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि अगर आपने कोई भी रूम अगर भाड़े पे दिया है या कुछ भी है,
तो अगर वहाँ कोई सर्वे हो रहा है या सर्वे की प्लानिंग चल रही है तो आपको अपने घरों पे पहुँचना है अपने डॉक्यूमेंट लेके। ये चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना होगा। और मुंबई शहर के अंदर यदि आपके 2 मकान या 3 मकान है या पक्के मकान भी है तो ये अगर सिद्ध हो जाता है कि इस झोपड़ी को आप यहाँ से छोड़ के गए थे, आज आप मुंबई शहर की किसी अन्य झोपड़ी या पक्के मकानों में भी रह रहे हो, ये सिद्ध हो जाता है, तो यदि आप झोपड़ी में रहते हो तो आप पात्र होंगे, लेकिन उस झोपड़ी के लिए पात्र होंगे जहां पे आप रह रहे हो। उस झोपड़ी के लिए पात्र होंगे, ना कि इस झोपड़ी के लिए। और अगर पक्के मकान में रहते हो तो आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो होती है ये कोई समझाता नहीं है। हर व्यक्ति खाली एक ही कहता है कि एक व्यक्ति के, एक परिवार के नाम पे 2 घर नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि एक परिवार के नाम पे 2 घर नहीं होने, घर अनिवासी नहीं, अनिवासी 1, 2, 3 हो सकते हैं, क्योंकि वो वाणिज्यिक है, उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया सरकार ने लागू नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ घर के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इसके अंदर यही चीज है कि अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अगर जिस व्यक्ति को आपने उस घर में रखा है और उसके भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो वो व्यक्ति उस घर के लिए पात्र सदस्य माना जाएगा। सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति एक्चुअल ऑक्यूपायर माना जाएगा, जो सर्वे के समय जिसके पास डॉक्यूमेंट है और उस घर में रह रहा है वो एक्चुअल ऑक्यूपायर है। ऑक्यूपेंट माना जाएगा, ऑक्यूपायर नहीं, ऑक्यूपेंट। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। 3310 इसका उल्लेख दिया हुआ है डीसीआर के 3310 में इसका उल्लेख दिया हुआ है। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपके जो भी संपत्ति है वो चीज को कैसे बरकरार रखा जाए और कैसे उसकी सुरक्षा की जाए। यदि आपके परिवार में आपका बेटा, आपकी बेटी 18 साल के ऊपर है तो आप उनका घर, उनका नाम ट्रांसफ़र करवाइए उस प्रॉपर्टी पे। अगर वहाँ पे एनेक्शन नहीं बना है तो उस चीज़ को आप ट्रांसफ़र करवाइए उनके नाम पे, उनको गिफ्ट करिए। अदरवाइज यदि आपके मुंबई में 2 घर है तो वो घर, एक घर आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, बार बार जिस वीडियो में कहता हूँ मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, परिवार का मतलब क्या होता है। पति, पत्नी और उसके 18 साल के नीचे के बच्चे, मतलब जो 18 साल से कम है। 18 साल होने के बाद उस लड़का जो है या लड़की है वो स्वतंत्र फैमिली मानी जाती है। तो उसके नाम पे अगर आप ट्रांसफ़र कराते हैं और उनके लाइट बिल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपडेट करते हैं, तो आने वाले समय में जब भी सरकारी स्कीम आएगी तो उनको उसका लाभ मिलेगा कि सरकार के हिसाब से हर व्यक्ति को, हर परिवार को एक घर देने का वादा किया गया है। परिवार, तो परिवार में क्या आता है मैंने बताया, पति, पत्नी और उनके 18 साल से कम के बच्चे। 18 साल होने के बाद तो उनको वोटिंग का अधिकार हो जाता है, मतलब वयस्क हो चुके हैं, तो उनका अपना परिवार है, चाहे वो अकेले हों, लेकिन उनको स्वतंत्र परिवार माना गया है। तो आप, मैं अभी भी लोगों को समझा, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जैसे कि पिछली बारी मैंने बताया था कि हमारे एक मित्र, मतलब सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पत्नी के नाम पे घर था, मेरे नाम पे घर था, और रोड कटिंग में, रोड वाइडनिंग में उनको जब नोटिस आई तो उनके एक घर अपात्र हो गया है।
को नोटिस दी गई कि आपका एक घर नहीं मिल सकता, कि ऑलरेडी एक घर आपके नाम पे पात्र है, मतलब एक घर आपको मिल रहा है सरकारी योजना पे, तो उनको एक संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। तो ये चीज कहीं आपके साथ ना हो, तो आपको अपनी तैयारी करना है। और उस तैयारी करने का रीजन यही है कि आपके पास जो भी एक से ज्यादा अगर संपत्ति है झोपड़पट्टी में यानी स्लम एरिया में, तो आप अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करें, ताकि आपकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके और आपके बच्चों के लिए जो आपने भविष्य के लिए चीज खरीदी वो आपके बच्चों को मिल सके। तो ये चीज इसके लिए मैंने वीडियो बनाया कि आज मैं पूरा दिन यही चीज में उलझा रहा। बहुत से लोग आए थे मिलने के लिए, बहुतों का फोन भी आ रहा था, और आज ये 2 या 3 मैटर इसी तरह का था। तो उनको भी हमने समझाया है क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जहाँ पे सारे चालू नहीं हुआ है, जहाँ इलेक्शन नहीं बना है, तो वहाँ पे दोस्तों आप ये काम करिए ताकि आपकी संपत्ति का संरक्षण हो सके। क्योंकि सरकार का जो नियम है उस नियम को पालन करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसे ही नियम नहीं बनाती। सरकार भी जो झोपड़ी लेती है तो कोई अपने लिए नहीं लेती है, वो उन लोगों के लिए ली जाती है जो बाधित होते परियोजना में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, परियोजना में बाधित व्यथित व्यक्ति, तो उन लोगों के लिए वो घर सरकार के पास जमा होते हैं, और जब उनके साथ उनकी परियोजना में अफेक्टेड होते हैं तो उनको घर में उनको अलॉट किया जाता है। लेकिन यदि आपको आपकी संपत्ति का संरक्षण करना है तो आपके पास ये चीज है कि आप अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करिए, जो बच्चे आपके 18 साल के हैं, ताकि आपके बच्चों को भी एक घर मुफ्त में मिल सके सरकार की योजना के तहत। तो दोस्तों ये चीज मुझे लाना बहुत जरूरी था, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें, क्योंकि मैं जब से ये चैनल चालू किया मुझे बार बार यही चीज का प्रश्न आता है कि सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं। और दूसरा चीज तो खरीदी बिक्री का दोस्तों, खरीदी बिक्री का इतना फोन आते हैं मुझे। मैंने जबकि उस समय वीडियो भी कहा था कि खरीदी बिक्री में यदि आपने झोपड़पट्टी में खरीदी किया है तो उसका कोई जीआर नहीं है को ट्रांसफर करने के लिए। आपको बहुत लोग गुमराह भी करेंगे, हम करवा देंगे, लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज बता दूं, जहां कानून नहीं वहां काम नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी तक कानून बना नहीं है और ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। शायद आपको गुमराह करने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, इतना दे दीजिए आपका हो जाएगा, लेकिन जो चीज महाराष्ट्र सरकार के मुखिया मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो विधानसभा के मंडल जो प्रतिनिधि है, उन्होंने अभी तक प्रस्ताव को पास नहीं किया है। जब वो पास कर देंगे उसके बाद ये चीज अमल में आएगी, और अमल में आएगी और जिस दिन पास हुआ दोस्तों, मैं खुद अपने चैनल पे इस चीज का घोषणा करूंगा कि सरकार ने ये चीज को पास कर दिया है। अब जो भी लोग हैं इसमें वो अपने न्याय की गुहार लगाए, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। शायद हो सकता है आने वाले समय में ये भी कानून आए, तो धीरे धीरे कानून में तब्दीली हो रही है। सारे बहुत सारे कानून तब बदले, लोगों के हितों में भी कानून आए। ऐसा नहीं कि हितों में कानून नहीं किया, लोगों के हितों के लिए भी कानून बनाए गए। पहले तो क्राइटेरिया जब 1195 थी ना दोस्त, तो दोस्तों आधे लोग तो अपात्र हो जाते थे, बहुत भगदड़ मस्ती थी।
इसीलिए सरकार ने 2000 का प्रावधान लाया कि 2000 तक कर दीजिए, लेकिन फिर भी ये समस्या हल नहीं हुई, तब 2011 तक आई है। और दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो रिसिप्ट, सर्वे रिसिप्ट, जो भाड़ा, जो 2000 के सर्वे रिसिप्ट है, मोस्टली लोगों को यहाँ से मुझे एक ही जवाब आ रहा है कि हम जब कंप्यूटर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, वो नंबर डालते हैं, बोलते हैं आपका अपडेट हुआ ही नहीं, कंप्यूटर पे है ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने एक ही चीज बोला, जिसने भी आपका सर्वे किया है और जो कंप्यूटर अथॉरिटी है, वहां पे आरटीआई में कॉपी निकालिए, क्यों नहीं है कॉपी। और महाराष्ट्र सरकार को इस चीज पे ठोस कदम उठाना चाहिए कि भाई, जब झोपड़ी धारक के पास पावती है तो आपके पास क्यों नहीं है। हर बार यही प्रश्न उठता है। फिर झोपड़पट्टी सर्वे पावती का मीनिंग क्या, गलती किसकी? क्या उन अधिकारियों की गलती नहीं जिसको उन्होंने उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह नहीं सहेजा है? जबकि DCR 3310 में सर्वे पावती और मतदार यादी का उतारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और ये 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट की पात्रता के लिए जरूरत नहीं है। तो आखिर वो सर्वे पावती जो झोपड़पट्टी वासियों के पास है, तो उस अधिकारियों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये सर्वे 2000 में हुआ था तो उसको तो कंप्यूटराइज नहीं किया गया था। अब बाद में किया होगा थोड़ा बहुत या ज्यादा किया, वो पता है, लेकिन अगर किया है तो क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, इक्का दुक्का अगर किसी चीज का प्रॉब्लम्स अगर आता है तो सोच सकते थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन सबके वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुश्किल से लोगों की पावतियां दिख रही है। तो क्या वो जो पावतियां दी है, जो पावती मिली है उनको, गलत है वो? तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सेम सिग्नेचर है, बगल वाले का पावती का रिकॉर्ड मिल रहा है और मेरी पावती का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, हैंड राइटिंग सेम है, सिग्नेचर सेम है, तो मेरी पावती का रिकॉर्ड कहाँ गया? ये जटिल समस्या है, जिसकी वजह से मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को। झोपड़पट्टी वासी व्यथित है इस चीज से, और इस चीज के लिए कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि सर्वे पावती का बहुत महत्व है। ये मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है और झोपड़ी धारक भी जानते हैं, लेकिन सर्वे पावती उनके पास ओरिजिनल है तो डिपार्टमेंट बोलता है हमारे कंप्यूटर पे आ नहीं रहा, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, सीधा बोलते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो मुझे ये समझना कि आखिर रिकॉर्ड गया कहाँ? तो गलती तो डिपार्टमेंट की है, तो झोपड़ी धारक को उसका दंड क्यों? झोपड़ी धारक को उसका दंड क्यों? मतलब ये नाजायज दंड दिया जा रहा है झोपड़ी धारकों को। मतलब एक झोपड़ी धारक जो अज्ञानी होता है, अज्ञानी का मतलब मेरा इन द सेंस वो नहीं जिसको इनोसेंट कहते हैं, वो उसके बावजूद उस पावती को संभाल के रखा हुआ है। और एक अधिकारी जो कर्तव्य परायण है, जिसकी ड्यूटी ही वही है, उसकी यहां से पावती गायब हो जाती है। तो क्या ऐसा नहीं, तक कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कोई ना कोई कानून लाना चाहिए कि अगर झोपड़पट्टी वासियों के पास ओरिजिनल पावती होती है तो उस चीज को मान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी और के कर्म का दंड किसी और को नहीं दिया जाता है। तो यहां पर उस अधिकारी के लापरवाही का दंड वो झोपड़ीदारों को दिया जा रहा है, गलत है ये। हमारा संविधान भी कहता है किसी दूसरे का दोष है तो किसी और को सजा नहीं दी जाती है। तो इस मामले में क्यों दी जा रही है? क्यों झोपड़ी धारकों को कहा जाता है कि नहीं, तुम्हारी पावती गलत है, आपकी पात्रता नहीं हो सकती, करनी ही पड़ेगी, अथवा कंप्यूटर अथॉरिटी जवाब दे कि पावती कहाँ है।
आपके रिकॉर्ड से कहाँ चली गई? ये बहुत बड़ा इशू है। आज मुझे बताइए, आज ये बोलते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो इनको रिकॉर्ड कब पता चला रिकॉर्ड नॉट फाउंड? महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 के अनुसार इन्होंने एफआईआर लिया है कि इनके डॉक्यूमेंट कहां चले गए। तो अधिकारी कैसे कह सकते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड? इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 76 के तहत इनको ये प्रॉपर्टी रखना है संभाल के, ये एविडेंस है। तो गलती किसकी? गलती डिपार्टमेंट की। सजा उन झोपड़ीदार को जो इनोसेंट है, जिन्होंने संभाल के रखा है, जतन करके रखा है। और दोस्तों, झोपड़ीदारों की पावती आप देखेंगे तो ऐसा लगा आज ही बनाया गया, इतना फ्रेश प्लास्टिक में जतन करके रखा है। तो डिपार्टमेंट की पावती कहाँ गई? कि उन्हें तो फिर काट के टुकड़ा ही दिया गया ना, तो बाकी का कहाँ है? गलत है। ये गलत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जो दंड मिलना चाहिए उन अधिकारियों को मिले जिन्होंने गलत किया है, झोपड़ीदारों को नहीं। झोपड़ीदार की गलती नहीं, गलती है अधिकारी की, तो अधिकारी को दंड मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज का विषय जो था पात्रता के विषय में, मैंने बताया कि अगर जो व्यक्ति अपने मकानों में नहीं रहता है और उन्होंने किसी को वहाँ पे रखा हुआ है, चाहे भाड़े तत्व पे, चाहे उनकी पहचान में या कहीं भी, लेकिन यदि सर्वे के समय वो व्यक्ति का भी डॉक्यूमेंट डेटम लाइन के पहले का वहाँ पे मिलता है और सर्वे में वो आता है कि ये व्यक्ति वहाँ रहता है, तो आप मालिक हो गई तो भी आपको घर नहीं मिलेगा। ये SRA 30 TCR 3310 यानी स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का नियम है। तो इसके लिए आज से सजग हो जाइए, अपनी प्रॉपर्टी का संरक्षण कीजिए, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कीजिए जो आपके बच्चे 18 साल के ऊपर है, क्योंकि आपका अधिकार है। इसे सरकार भी आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको माँ बाप ही अपनी वसीयत देते, तो आप कीजिए, आप कीजिए। क्योंकि सरकार ने बोला कि आपके पास आपको एक परिवार को एक ही घर मिलेगा, तो आप उनका अलग परिवार दीजिए, उनको गिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने DCR के बारे में बताया, पात्रता के नियम, और इसमें सजग रहिए और ध्यान दीजिए। अब दोस्तों आते हैं कमेंट्स के ऊपर। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं। पहला है भोजपुरी मल्टीमीडिया, राम जायसवाल जी हैं। उन्होंने कहा है, सर मेरा नाम राम जायसवाल है, एनेक्शल 2 में मेरे पापा का नाम है, पर घर सर्वे पावती में दादाजी के नाम 2000 का सर्वे पावती है, तो फिर नया सर्वे पावती मेरे पापा के नाम पर बनेगा कि दादाजी के नाम पावती रहेगा? तो जायसवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 के बाद सर्वे हुआ ही नहीं। ये सर्वे 2000 कहा जाता है, लेकिन 2001 2002 में सर्वे हुआ था, लेकिन 2000 का ही सर्वे कहलाएगा वो। तो उस समय के बाद आज तक जनगणना का सर्वे नहीं हुआ है, और यदि भविष्य में कभी होगा तो जो वहां पे है वो अपना नाम डाल सकता है। लेकिन फिलहाल में आपने जो वर्ड बोला है कि एनेक्शल 2 में मेरे पापा का नाम है, तो मतलब आपके यहाँ एनेक्शल 2 बन चुका है और सर्वे पावती पे दादाजी की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपके दादाजी के जितने भी लीगल हायर्स है उनके इस प्रॉपर्टी में समान अधिकार हैं। ये भी आप समझ लीजिए। अगर इसे आपके पिताजी के नाम पे करना है तो आपको आपके जितने भी पिताजी के जो लीगल हायर्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर, उनके सबको एनओसी लगेगी और उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम होगा। यदि आपके पिताजी पात्र भी हो गए तो उनके लीगल हायर्स का अधिकार बनता है कि वो उस चीज का डिमांड करे अपने राइट्स का।
हाँ, आपने एक और कहा है कि दादाजी का विल काम करेगी या नहीं। अगर आपके दादाजी ने कोई विल तैयार किया है तो वो आपके लिए काम आएगी। वो पिताजी आपके पिताजी के लिए काम आएगी कि अगर आपके दादाजी विल दिए हैं और आपके दादाजी अब नहीं हैं तो विल आपको काम आएगी। तो आप इस विषय में सोचिए और समझिए। आपके पारिवारिक मामला है, मैं इस चीज़ को लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कमेंट्स में आपको बताया था, कमेंट्स करके रिप्लाई दिया था, लेकिन मैं सोचा आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको लाना पड़ा। तो इस चीज़ को आप समझिए। दूसरे मोहम्मद अमजद शेख, उन्होंने लिखा है, ठाकुर साहब कीजिए स्वीकार अमजद शेख का प्यार। भाई बड़ा अच्छा लगा शेख साहब, आपका प्यार बड़ा निराला है, बहुत अच्छा लगा। और हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा है, सर्कुलर नंबर 210 के नियम से जो भी पात्र झोपड़ी धारक के पहले से पेंडिंग भाड़ा है, क्या वह भी डेवलपर झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण में डिपॉजिट करता है या नहीं, 2024 में कृपया इसका ध्यान दीजिए। तो दोस्तों 210 के सर्कुलर पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये फिलहाल तो जो समझ, अगर आपका रहा तो कल परसों में वो वीडियो में डाल दूंगा 210 पे सर्कुलर के। लेकिन उसके तो कुछ चीज़ें बताऊं मैं, जो 210 में जो भाड़े के मैटर पे कहा गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 210 में। और ये बहुत सालों के बाद झोपड़पट्टी वासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान आया है 210 सर्कुलर। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अच्छी वीडियो बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। क्योंकि उसके अंदर नियम दिया गया है कि सबसे पहले 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी आपको बैंक में जमा करना है, जितने लोगों के भाड़े पेंडिंग है। जिन लोगों के भाड़े पेंडिंग है उसको जमा कराना है। उसके बाद जो आपके बाकी बचे भाड़े हैं उसके बारे में हियरिंग चलेगी कि वो कब और कैसे देंगे। तो उस विषय में हम बाद में और बताएंगे डिटेल में कि एक्चुअली क्या है 210, क्योंकि यहाँ थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन उस गड़बड़ी में भी हमारे लिए रास्ता निकल गया है। तो मैं बताऊंगा क्या है। तो शेख साहब धन्यवाद। और मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 210 का, उसमें पूरी तरह समझाऊंगा कि 210 में और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के हित के लिए बनाई गई है। फिर तीसरे अजीज फुलारी जी, उन्होंने लिखा है, सर्वे में नाम नहीं है, 2006 से पुरावे हैं, बिल्डर झोपड़ा तोड़कर शिफ्टिंग में घर दिया। शिफ्टिंग यानी मुझे लगता है ट्रांजिट स्कीम की बात कर रहे हैं। कोई पेपर भी नहीं दिया, बिल्डर को अब तक एलओआई नहीं मिला है। मैं कैसे पात्र हो सकता हूँ? बायोमेट्रिक शिफ्टिंग का नहीं किया। सभी झोपड़ों की 2022 झोपड़ों को 2022 में तोड़ा है। बहुत सारे लोग शिफ्टिंग में हैं और झोपड़े भी हैं। मेरे लिए क्या करूं? तो अजीत जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब बिल्डर को एलओआई नहीं मिला तो आपके यहाँ के लोगों ने घर कैसे तोड़ा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यानी कि डिपार्टमेंट से आपको नोटिस नहीं आई होगी, आपके लोगों ने खुद ही घर तोड़ा है। और 2006 से पुरावे हैं आपके पास, तो आपने ये जिक्र नहीं किया कि आपके पास क्या क्या पुरावे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास 2006 की लाइट बिल्स, इलेक्शन आइडेंटिटी, ये दो चीज का पुरावा है, और ये जो शिफ्टिंग दिया गया है आपको, तो शिफ्टिंग लेटर अगर किसी ने आपको दिया है या नहीं उस बारे में आपने जिक्र किया ही नहीं है। अगर वो सब जिक्र करते थे तो मैं आपको प्रॉपर आइडिया देता था, लेकिन फिर भी अभी दे रहा हूं मैं कि अगर आपको शिफ्टिंग लेटर दिया है तो आप अपना 2006 का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 2 लाइट बिल और आपका इलेक्शन एनरोलमेंट का मतदार यादी निकालिए, और आप जोड़ पत्र 3-4 वो भी 16/5/2018 के जीआर का भरिए। आपकी पात्रता सशुल्क में होगी, सशुल्क में पात्रता होगी। और आप जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो सर्वे कर रहे हैं, आप भी वहां पे अपना फॉर्म जमा कीजिए।
क्योंकि ये मुझे बड़ा गंभीर मसला लग रहा है। मसला ये है कि कुछ लोग, अब कितने लोगों को दिया ये नहीं बताया है, लेकिन कुछ लोग तो मतलब ज्यादा ही उस पर नजर आ रहा है। तो कुछ लोग को झोपड़ा तोड़ा गया है, लेकिन कैसे तोड़ा गया ये क्वेश्चन है। तो उसके बारे में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सएप में मैं डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास शिफ्टिंग लेटर है तो सबसे पहले आप काम करिए, आप अकेले नहीं, आप लोगों को भी समझाइए, चाहिए मेरा वीडियो दिखाइए उनको कि आप शिफ्टिंग लेटर और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है 3 और 4 वो आप भरिए। कहाँ पे? कंपनी अथॉरिटी के पास जमा कराइए अपनी पात्रता के लिए, ये आपका अधिकार है। नहीं तो आने वाले समय में आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपने झोपड़े सरकार के कहने पे नहीं तोड़े। तो इसके लिए आपके पास अभी भी समय है, आप इस चीज पे जागरूकता फैलाइए। अब कितने लोग हैं मुझे नहीं पता है, और उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वीडियो दिखाइए, उनको समझाइए और पात्रता के लिए फॉर्म भरें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जो भी चीजें हैं जागरूकता की, आपके अगल बगल में अगर किसी को जरूरत है तो उनको वीडियो शेयर करें, उनको बताइए, उनको जागरूक कीजिए। शायद किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हमारा ध्येय यही है, लोगों की जागरूकता, लोगों की सुरक्षा। तो दोस्तों, जय महाराष्ट्र। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद।